हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड किया था, ट्रेड टू टेरिटरी क्लास 8। और आज हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। और फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें। उसमें हमने प्लासी के युद्ध की बात की थी और उसमें किस तरह से सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया गया था, मीर जाफर, मीर कासिम, उन सब की कहानियां हमने पढ़ी थी। और आज हम चर्चा करेंगे कि कंपनी किस तरह से भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करती हुई, या अपना कह सकते हैं कि कंपनी का जो फैलता शासन है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आइए। कंपनी का फैलता शासन आज का अपना टॉपिक है और हम टॉपिक वाइज ही बात करेंगे। जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दे रखे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चर्चा करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं कि 1757 से लेकर और 1857 तक यहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने सीधे तौर पर किसी भी राज्य पर उन्होंने अधिग्रहण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक कुछ कूटनीतिक अपनी चालों से भारतीय राज्यों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों पर धीरे धीरे उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। मतलब उनके जो अंतर्गत मामले होते थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और 1798 से 1805 में एक सहायक संधि थोपी गई। तो ये आपको विशेषतः ध्यान रखना है, 1798 से और 1805 तक। ठीक है, तो इसमें 1798 से 1805 में सहायक संधि थोपी गई थी और इसे हम इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो देशी रियासतें थी उनमें जो राजा होते थे वो अपनी अब स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे, तथा इसी के साथ ही अंग्रेजी सेना जो है वो अपनी सैनिक, अंग्रेजी राज्यों के जो सैनिक होते थे वो भारतीय राजाओं के या देशी राज्यों में अपनी सेना रखने लगे, जिससे कि अब राजा को बहुत ही मतलब हस्तक्षेप होने लगा, इंटरफेयर होने लगा, या ये कह सकते हैं कि राजा जो होता था अब वो स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है 1798 से 1805। और यहां था सब्सिडरी अलायंस, और इसको हिंदी में हम सहायक संधि भी बोलते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इसको लाने वाला कौन था। तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो लेके आए थे और 1801 में अवध से आधा शासन छीन लिया गया। तो इस संधि के अंतर्गत जो अंग्रेजी सेना का खर्चा होता था, जो भी उनके एक्सपेंडिचर होते थे, वो सारे के सारे देशी राज्यों को ही वहन करने होते थे। लेकिन 1801 में हम देखते हैं कि अवध, ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1801 में अवध का जो शासन था वो इस अधिकार, या कह सकते हैं वो इसके ऊपर कह सकते हैं कि जबरदस्ती ये छीन लिया गया था, क्योंकि यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो राजा थे, वो अंग्रेजी सेना का जो खर्चा था वो वहन नहीं कर पाए और उनको नहीं दे पाए। तो ये ध्यान रखें आप कि अवध का जो नवाब था उसकी सेना के जो पैसे थे वो नहीं दे पाया, और इसी कारण से 1801 में अंग्रेजों ने इस सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत अवध पर अपना कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान, जो कि शेर पंजाब, शेर मैसूर के नाम से, तो शेर मैसूर के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान और इनके जो फादर हैं सन ऑफ हैदर अली, इनके और अंग्रेजों के बीच में ये मैसूर के राजा होते थे। मैसूर जो कि वर्तमान जिसे हम कर्नाटक बोलते हैं,
तो ब्रिटिश कंपनी और इन मैसूर के राजाओं के बीच यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में 4 लड़ाइयां लड़ी गई और आज हम उन चारों लड़ाइयों की जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 1782 से लेकर टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर और 1799 तक इन्होंने राज किया और हैदर अली इनके फादर थे। इन्होंने 1767 से लेकर और 1782 तक इन्होंने राज किया और इसी दौरान इनके बीच में यानी कि कंपनी के बीच में और मैसूर राज्य के बीच में 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1767 से और 1769 के बीच में। ये आंग्ल और मैसूर युद्ध के नाम से प्रथम युद्ध जो है इसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी वर्सेस, उस समय हैदर अली होते थे तो हैदर अली, ये आपको ध्यान रखना है, हैदर अली, और इसमें हैदर अली कंपनी को डिफीट कर देते हैं। कंपनी डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ आंग्ल मैसूर और यहाँ पे इनके बीच में मद्रास की संधि होती है। दूसरी जो इनके बीच में लड़ाई होती है वो 1780 से लेके और 1784 में होती है। सेकंड में 1780 से लेकर और 1784 के अंदर, लेकिन इसी बीच में 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे टीपू सुल्तान जी जो है वो इस लड़ाई को जारी रखते हैं और इसमें भी कोई निर्णय खास नहीं हो पाया और इनके बीच में मंगलोर की संधि होती है। तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई वो थी 1790 से लेके और 1792 में। तो तीसरी जो लड़ाई है वो 1790 से और 1792 में, वही कंपनी वर्सेस इस बार थे टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू सुल्तान को यहाँ पर उनके जो एक बड़े अधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पे उनको गद्दारी की गई, धोखा दिया गया और वो उनका नाम था मीर शाही। तो यहाँ पे गद्दारी की गई मीर साहिद के द्वारा। और चौथी जो लड़ाई होती है वो होती है 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान जी शहीद हो जाते हैं। और देखते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने अपना मैसूर के ऊपर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं 1767 से 1769 ये मैसूर और अंग्रेजों के बीच में पहली लड़ाई। दूसरी है 1780 से 1784 में और इसी दौरान हैदर अली जी की जो है डेथ हो जाती है। तीसरी जो लड़ाई होती है 1790 से लेके 1792 में टीपू सुल्तान वर्सेस कंपनी और इसमें मीर साहिद के द्वारा यहाँ पे गद्दारी कर दी जाती है और टीपू सुल्तान जी इसमें डिफीट हो जाते हैं। और फाइनली 1799 में टीपू सुल्तान जी जो है वो शहीद हो जाते हैं और मैसूर यानी कि वर्तमान जो कर्नाटक है उसकी सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। अब इनका जो रुख होता है वो मराठाओं की तरफ होता है। अब हम बात करेंगे मराठा वर्सेस ब्रिटिश कंपनी। तो अब हम बात करेंगे मराठाओं के साथ इनके कैसे संबंध रहे या इनकी लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अंग्रेज और मराठाओं के जो युद्ध होते हैं 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध था। इससे पहले 1526 में जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है और 1556 में जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ वो सेकंड, और ये था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और ये था अकबर वर्सेस हेमू। और तीसरा जो युद्ध होता है 1761 का, हालांकि ये अंग्रेजों व मराठाओं का प्रथम युद्ध था
लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध था और इसमें अंग्रेज जो है मराठाओं को डिफीट कर देते हैं। 1782 के अंदर कंपनी वर्सेस मराठा, और इसमें युद्ध में कोई निर्णय नहीं आया, अनिर्णायक रहा और इनके बीच में सालबाई की संधि होती है। तीसरा जो युद्ध था वो 1803 से 1805 में होता है, कंपनी वर्सेस मराठा, और कंपनी द्वारा उड़ीसा, बंगाल तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। या ये कहें कि जो भी हमारे इंपोर्टेंट केंद्र हुआ करते थे, सेंटर्स हुआ करते थे हमारे देश के, उन सभी क्षेत्रों पर, भारतीय राज्यों पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अधिकार अपना जमा लिया। चौथा जो युद्ध होता है 1817 से लेके और 1819 तक, जो कंपनी वर्सेस मराठा होता है, और फाइनली इस लड़ाई के अंदर मराठास डिफीट हो जाते हैं और अब यहाँ पे मराठा क्षेत्र में भी कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे हम देखते हैं सर्वोच्चता का दावा। तो सर्वोच्चता के दावे के अंतर्गत तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी। मतलब यहाँ पे जो लॉर्ड हेस्टिंग थे तो उन्होंने अपने आप को सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हमारे बराबर इस देश में कोई और शासक नहीं है या कोई और राजा नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने तो सर्वोच्चता की नीति को अपनाया गया। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्चता की जो नीति की शुरुआत है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने की भारत के अंदर, जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1813 से लेके और 1823 तक। ये इनका टेन्योर था और प्रतिरोध देखें तो लगभग सभी ने किया था। इसमें एक रानी चेन्नम्मा भी थी, जो कैतूर एक छोटा सा राज्य है कर्नाटक के अंदर, तो उस राज्य की जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने 1824 में उनको अरेस्ट कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। 1830 में क्या होता है कि कंपनी पर रूस का बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि रूस अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ जा रहा था और इनको बड़ा डर था रूस का कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो बाकी एशिया है उस पर रूस का प्रभाव स्थापित हो जाए और उनपे वो ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हो जाए, तो इनको बड़ा डर था। तो इन्होंने क्या किया कि भारत पर अपने और शासन अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1838 से लेकर और 1842 तक अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी और फाइनली ये कह सकते हैं अंततः इन्होंने अफगानिस्तान पर भी अपने शासन या अपने अधिकार को स्थापित कर लिया। उसके बाद इनका रुख होता है 1843 में सिंध की तरफ और सिंध पर भी इस कंपनी ने अधिकार कर लिया। 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी उनकी मृत्यु हो जाती है और अंततः 1849 में पंजाब पर भी कंपनी का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि लगभग पूरे भारत महाद्वीप पर उपमहाद्वीप पर इन्होंने धीरे धीरे अपना शासन जो है अधिकार क्षेत्र जो है बढ़ाते हुए चले जाते हैं। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले में कि भाई विलय नीति, अब इनकी विलय नीति क्या थी और कौन इसको लेके आया था, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो विलय नीति के जो फाउंडर हैं वो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और 1848 से लेके 1856 तक इनका शासनकाल रहा। और विलय नीति के अंतर्गत क्या था कि किसी भी शासक की मृत्यु के पश्चात यदि उसके कोई पुरुष वारिस न होने की स्थिति में तो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। ये कई बार पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी, तो ये आप विशेषतः ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस नीति को कब लागू किया गया था, तो इसको 1848 में लागू किया गया। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य थे, कौन कौन से देशी राज्य थे जिनको विलय नीति के अंतर्गत अंग्रेजी राज्यों में मिलाया गया। तो सबसे पहली जो स्टेट था, पहला राज्य था वो सतारा था। 1848 में सतारा को विलय नीति के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दूसरा 1850 में संबलपुर, तीसरा है 1852 में उदयपुर को मिलाया गया, 1854 में नागपुर को और 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।
और अवध पर इन्होंने कुशासन के कुछ ऐसे उनके ऊपर दावे लगाए, यानी कि कुशासन के आधार पर अवध को भी 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और इन सब को हम देखते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, या कह सकते हैं जो उसकी विलय नीति थी और राज्य हड़प नीति थी, तो उसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। और अब हम देखेंगे कि नए शासन की जो स्थापना है वो किस तरह से भारत में होती है। तो नए शासन की जब स्थापना की गई तो उस समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और इनका जो शासन काल था वो 1773 से लेके और 1785 तक था। इन्होंने कंपनी की जो सत्ता थी वो बिहार, मद्रास और बंबई तक पहुंचाई, और इन तीनों में बीएमबी ये उस समय तीनों कुल मिला के जो है इनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के इन प्रेसिडेंसी के अलग अलग से गवर्नर हुआ करते थे, और उन सब में जो सर्वोच्च जो होता था वो होता था गवर्नर जनरल, यानी कि खुद लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग ने न्याय तथा प्रशासन के क्षेत्र में सुधार के बहुत अच्छे प्रयास किए, या कह सकते हैं इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया भारत में न्याय तथा प्रशासन के क्षेत्र में। और इसके बाद तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से पहले यहाँ पे 1772 में ही यहाँ पे देख रहे हैं कि हम न्याय व्यवस्था लागू की गई, और इसके अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें होती थी। एक होती थी फौजदारी अदालत और दूसरी होती थी दीवानी अदालत। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1772 में मतलब 2 जिलों की अदालतें होती थी, और जिलों में जो फौजदारी अदालत और दीवानी जो अदालत होती थी दोनों के ही मुखिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे। मौलवी व हिंदू पंडित न्याय की व्याख्या का कार्य करते थे। काजी जो है मुख्य न्यायाधीश होता था, और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का न्यायविद होता था। और आगे देखते हैं इसमें तो 1785 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ये जब ब्रिटेन में गए तो ब्रिटेन में यहाँ पे एक एडमंड बर्के नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने इनके ऊपर एक दावा लगाया, केस किया इनके ऊपर कि बंगाल का जो शासन है इन्होंने उचित रूप से नहीं चलाया, और वहां पर इनके ऊपर महाअभियोग मतलब इनको हटाने की जो प्रक्रिया थी, महाअभियोग का दावा लगाया गया, केस लगाया गया इनके ऊपर, और 7 साल तक, ठीक है, 7 वर्ष तक वो केस इनके ऊपर चला। ये आपको विशेष से ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति ने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पर जो दावा किया, महाभियोग का दावा लगाया, यानी कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये हमारे भारत का सर्वप्रथम कह सकते हैं एक सुप्रीम कोर्ट था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी की जो फौज है तो वो भी बढ़ती हुई चली जाती है। और यहाँ पे अगर मुगलों की बात करें तो मुगलों के पास भी 4 तरह के सैनिक होते थे, जिसमें घुड़सवार होते थे, पैदल सैनिक होते थे, और तीरंदाज भी होते थे, तलवारबाज भी होते थे। और धीरे धीरे इन्होंने देखा कि जो हमारा यहाँ सैनिकों का सिस्टम था, या यानी कि जो शासन सैनिक जो प्रणाली थी वो ठीक ठाक नहीं थी, तो इन्होंने उसमें बहुत ही सुधारात्मक प्रयास किए, और इन्होंने कुछ यूरोपीय जो पद्धति थी वो यहाँ पर लागू की गई, यानी कि इनको प्रशिक्षण दिया गया, इनसे अभ्यास कराया गया, और नए नए ऐसे हथियारों से इनको प्रशिक्षण देके और इनको तैयार किया गया। यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने
एक डिसिप्लिन नाम की जो चीज़ है वो भी ब्रिटिश ही आई थिंक सैनिक विभाग में तो वही लेके आए हैं। तो ये भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। और उन्होंने यूरोपीय ढंग से जब इनको प्रशिक्षण दिया, क्योंकि इनको बड़ा डर था रशियन कंट्री से, रूस की कंट्री से, क्योंकि वहाँ वो अपना वर्चस्व बढ़ाती हुई जा रही थी और इनको बड़ा खतरा था उनसे। तो इसलिए इन्होंने सैनिकों की जो पद्धति थी उसमें एक बहुत ही बढ़िया या सुधारात्मक प्रयास किया। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक जो कंट्री थी, इन्होंने अपने देश पर धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और 1857 तक तो इन्होंने कंप्लीटली पूरी तरह से ही हमारे भारत पर कब्जा कर लिया। और जिसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। हालांकि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन 1857 तक आते आते इन्होंने भारत के 63% एरिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और लगभग 72% लोगों पर या आबादी पर अपना शासन या अधिकार जमा लिया था। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को कवर किया है। आई होप ये आपको पसंद आएगा और आप इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने कमेंट करें। और इसके साथ अब नए वीडियो में हम आपको मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।